नमस्ते दोस्तों। 21 अप्रैल 2024 को नेशनल सिविल सर्वेंट डे मनाया जाता है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि सभी लोग जो है यहाँ पे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि 21 अप्रैल को जो है नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। तो इसकी नींव कब रखी गई? तो 1947 में ही जो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में ही पहली बार जो है दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवाओं के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को एक शक्तिशाली भाषण दिया गया था। उसी समय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सिविल सेवकों को भारत के स्टील फ्रेम के रूप में संबोधित किया गया था, जिन्हें कहा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कि अखंडता, सार्वजनिक सेवा और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका हुई। इसी प्रतिष्ठित भाषण ने राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की नींव रखी थी और इसकी औपचारिक स्थापना जो हुई थी, ऑफिशियली स्थापना 2006 में हुई थी। सरकार ने आधिकारिक तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषण की सालगिरह के अवसर पर 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा हिस्ट्री। अब बढ़ते हैं इसके थीम के बारे में। अभी भी इसका थीम जो है 2024 का राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का थीम अभी निर्धारित नहीं हुआ है। फिर भी जो है कुछ संभावित विषयों को यहाँ पे शामिल किया गया है, जैसे बदलती दुनिया में सार्वजनिक सेवा, उभरती सामाजिक आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के लिए सिविल सेवा के अनुकूलन को संबोधित करना। उसके बाद नैतिक और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के महत्व पर जोर देना। उसके बाद तीसरा जो है नागरिक जुड़ाव को मजबूत किया जाता है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। विविधता और समावेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित किया जाता है, जिससे कि भारतीय जनसंख्या को प्रतिबिंबित करने वाली प्रतिनिधि और समावेशी सिविल सेवा के महत्व पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो ये थे जो संभावित कुछ थीम है, इसे ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डेट है 22 अप्रैल 2024। आज के न्यूज़पेपर में 4 आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला जो आर्टिकल है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है 2023-24 का जो टारगेट रखा गया था, जो लक्ष्य रखा गया था, उससे ज्यादा कलेक्ट हुआ है। 2023-24 में 17.7% से बढ़कर 19.58 लाख करोड़ तक पहुंच गया। ठीक है, जितना उम्मीद किया गया था उससे भी ज्यादा जो है इस बार नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया गया है। और इसमें एक समस्या भी रही है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 49.6% से घटकर 46.5% हो गया है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स घट गया है। तो इसमें मुख्य चीजें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि कैसे जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ा है। उसका मुख्य रोल जो है पीआईटी और एसटीटी दोनों के कारण है। पीआईटी का मतलब होता है पर्सनल इनकम टैक्स, एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। दोनों चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में। डायरेक्ट टैक्स को विस्तार से पढ़ लेंगे, उसके महत्व को अच्छे तरीके से जानेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल पढ़ने से नहीं होगा। आपको यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है, उसी के अनुसार से हमें हर एक न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हम लोग डायरेक्ट टैक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद पीआईटी क्या होता है, एसटीटी क्या होता है, हर एक चीज को हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल भी इकोनॉमिक्स से ही है। ठीक है, कि घरेलू बजट में लगातार गिरावट देखा जा रहा है, उसके क्या कारण है। इसका मुख्य कारण जो है घरेलू बचत में गिरावट जो है वो शुद्ध वित्तीय बचत में भारी कमी के कारण जो है घरेलू बचत में लगातार भारी गिरावट देखा जा रहा है। इसको हम लोग 4 फिगर्स में अच्छे तरीके से तुलना कर लेंगे। ठीक है, हर एक चीज को विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद जो है अगला आर्टिकल जो है नवीकरणीय ऊर्जा की चुनौतियां। सबसे पहले जान लेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा होता कौन कौन सा है, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एनर्जी, उसके बाद बायोमास, ये 5 जो होते हैं यही टाइप हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के। तो यहाँ पे चैलेंजेस की बात की जा रही है। ऐसे तो मुख्यतः चैलेंजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि पावर क्वालिटी हो गया, फोरकास्टिंग पावर जनरेशन हो गया, कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, इंटीग्रेट करने में कितने लागत लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऊर्जा आते हैं उसमें वेरिएशंस देखे जाते हैं, विविधता देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें भी असमानता देखी जाती है। उसके बाद लोकेशंस की असमानता। लेकिन इस आर्टिकल में मेनली जो कहा गया है, जितने भी सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, राजस्थान और कर्नाटका का। राजस्थान के भादला और कर्नाटका के पावागाड़ा, दोनों जगह पे
एक सर्वे किया गया है जिसमें पाया गया है कि वहां पे सबसे ज्यादा जो है सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, सोलर पार्क्स हैं, ठीक है, जिससे बहुत सारी समस्याएं हो रही है वहां पे स्थानीय किसानों को, कि जमीन जो है खोती जा रही है, जहाँ जितने भी चरवाहे हैं वहां पे चारागाह की भूमि कम होती जा रही है, ठीक है, जिसके कारण जो है पशुधन को औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। उसके बाद वहां पे जल की सुरक्षा संबंधी समस्याएं आ रही है, और भी भूमि मालिकों के बीच आर्थिक असमानताओं की बहुत सारी चुनौतियां आ रही है, जिसको हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, अंगदान के लिए जो है एक यूनिक आईडी बनवानी होगी, ठीक है, यूनिक आईडी बनाने की बात की जा रही है। दोनों को, चाहे वो डोनर हो या फिर एक्सेप्टर हो, प्राप्तकर्ता हो, दोनों को जो है एक यूनिक आईडी बनवानी होगी, खास के जो है किसी भी ऑर्गन को डोनेट करने के लिए। इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो इसमें कहा जाता है नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस एक्सीड 2023-24 टारगेट। जो भी 2023-24 का डायरेक्ट टैक्स का खासकर कलेक्शन का टारगेट रखा गया था उससे बढ़ गया है, ठीक है। जितना टारगेट रखा गया था उससे लगभग 17.70% बढ़ गया है, और 19.58 लाख करोड़ जो है वो कलेक्ट हुआ है, ठीक है। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि भारत का वो 2023-24 में 17.7% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो वर्ष के लिए संशोधित अनुमान से थोड़ा अधिक है। और व्यक्तिगत आयकरों पीआईटी में वृद्धि के कारण जो है कर संग्रह में हिस्सा जो है 50.06% से बढ़कर 53.3% हो गया। वहीं पिछले वर्ष जबकि कॉर्पोरेट टैक्स कम रह गया, ठीक है, पिछले वर्ष जबकि कॉर्पोरेट टैक्स का योगदान जो है 49.6% था, उससे घटकर 46.5% इस बार कॉर्पोरेट टैक्स रह गया है, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष के अंतिम पखवाड़े में, ठीक है, लास्ट क्वार्टर में शुद्ध कर संग्रह में बढ़ोतरी मुख्यतः जो है पीआईटी और एसटीटी के कारण हुआ है, ठीक है, मतलब कि व्यक्तिगत आयकर और प्रतिभूति लेन देन कर संग्रह से प्रेरित थी, जबकि शुद्ध कॉर्पोरेट कर जो है थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। ये डेटा यहाँ पे दिया गया है। अब देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो सिंपली यहाँ पे इंग्लिश में कहा जाता है कि अ टैक्स दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पेज डायरेक्टली टू द एंटिटी दैट इम्पोज्ड इट। मतलब कि प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे कोई व्यक्ति या संगठन सीधे उस इकाई को भुगतान करता है जिसने उसे लगाया है। उदाहरण के लिए एक व्यक्तिगत करदाता विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकार को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है, जिसमें आयकर, वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर या फिर संपत्ति कर शामिल है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रत्यक्ष कर का महत्व क्या है। जैसे कि इक्विटी में तो आयकर, संपत्ति कर आदि जैसे प्रत्यक्ष कर भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इसलिए कर बोझ के आवंटन में इक्विटी या न्याय इन करों द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित होती है, ठीक है। उसके बाद प्रगतिशीलता भी बढ़ती है डायरेक्ट टैक्स से। आमतौर पर प्रत्यक्ष कराधान जो होता है उसके प्रभाव में प्रगतिशील होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष करों को बारीक क्रम और प्रगतिशीलता के साथ डिजाइन किया जा सकता है। वे आय और धन में असमानता के अंतर को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय हथियार के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष कर जो है वो सामाजिक समानता के उद्देश्य की भी पूर्ति करता है, और इसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। प्रत्यक्ष कर जो होता है वो लोचदार और उत्पादक होता है। प्रत्यक्ष करों के राजस्व से देश की राष्ट्रीय आय, संपत्ति में परिवर्तन के साथ साथ स्वचालित रूप से बढ़ता या घटता है, ठीक है। तो निश्चितता क्या होती है? तो निश्चितता का सिद्धांत जो है वो प्रत्यक्ष कराधान में पूरी तरह से सन्निहित है। अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष कर राजस्व का अनुमान लगाने में अधिक सटीक होता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष करों में करदाताओं को पता होता है कि उसे कितना भुगतान करना है और राज्य पैदावार का सही अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ महत्व है, और भी कुछ महत्व है, जैसे अर्थव्यवस्था में तो प्रत्यक्ष कराधान के तहत अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को भी अच्छी तरीके से बनाए रखा जा सकता है। आयकर आदि जैसे प्रत्यक्ष करों को सालाना एक मुश्त एकत्र किया जाता है, एक बार में ही एकत्र किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे संग्रह की प्रशासनिक लागत, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क इत्यादि जैसे अप्रत्यक्ष करों की तुलना में न्यूनतम होगी, जो छोटे अंतराल पर आमतौर पर त्रैमासिक एकत्र किए जाते हैं और जिसमें संग्रह की उच्च लागत शामिल होती है। इसके अलावा प्रत्यक्ष करों को स्रोत पर एकत्र करने पर कर चोरी की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए जो है ग्लैडस्टोन इसे इस प्रकार से कहते हैं, यदि आपके पास केवल प्रत्यक्ष कर होता है तो आपके पास एक किफायती सरकार होती है, ठीक है। यह स्टेटमेंट याद रखिएगा, ग्लैडस्टोन का है। उसके बाद शिक्षाप्रद भी होता है डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष करों का
शिक्षाप्रद महत्व है, क्योंकि वे करदाताओं के बीच नागरिक भावना पैदा करते हैं। नागरिकों को कर चुकाने के अपने कर्तव्य का एहसास होता है और करों के प्रत्यक्ष बोझ के कारण वे जागरूक होते हैं और इस बात पर निगरानी रखते हैं कि लोकतांत्रिक देश में सरकार द्वारा सार्वजनिक आय कैसे खर्च की जाती है। ठीक है, उसके बाद मुद्रास्फीति को कैसे समाप्त करता है, तो मूल्य स्तर को स्थिर स्तर पर बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई मुद्रास्फीति विरोधी राजकोषीय नीति के लिए प्रत्यक्ष कराधान एक अच्छे साधन के रूप में काम कर सकता है। मुद्रास्फीति के दौरान अत्यधिक क्रय शक्ति को प्रत्यक्ष करों में वृद्धि के माध्यम से समुदाय से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्व थे डायरेक्ट टैक्स के। अब देख लेते हैं जो टर्म्स इसमें यूज हुए हैं, एसटीटी और पीआईटी। ठीक है, जिसमें वृद्धि के कारण जो है इस बार डायरेक्ट टैक्स, नेट डायरेक्ट टैक्स जो है कलेक्ट ज्यादा हुआ है, उम्मीद से ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो यह क्या है एसटीटी, मतलब कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। यह भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री पर लगाए जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, क्लियर हो गया। यह भारत की केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया और एकत्र किया जाता है। एसटीटी जो है वो प्रतिभूति लेन देन कर अधिनियम द्वारा शासित होता है और एसटीटी अधिनियम में विशेष रूप से विभिन्न कर योग्य प्रतिभूतियों के लेन देन को सूचीबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए ऐसे लेन देन जिन पर एसटीटी लगाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एसटीटी। इसके बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कर योग्य प्रतिभूतियों में इक्विटी, डेरिवेटिव या फिर इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड निवेश इकाइयां जो होती है वो शामिल होती है। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए कराधान की दर अलग अलग है। एसटीटी ऑफ मार्केट लेन देन या फिर कमोडिटी या फिर मुद्रा लेन देन पर लागू नहीं होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एसटीटी ऑफ मार्केट लेन देन पर या फिर कमोडिटी या फिर मुद्रा लेन देन पर लागू नहीं होता है। जब ग्राहक शेयर बाजार में लेन देन करता है तो एसटीटी लागू करने का दायित्व ब्रोकर पर होता है। एकत्रित राशि का भुगतान सरकार को किया जाता है। एसटीटी के शुल्क और दर अनुबंध नोटों पर प्रतिबिंबित होते हैं, जो एक ब्रोकर अपने ग्राहकों को ट्रेडों के प्रत्येक निष्पादन के लिए प्रदान करता है। अब देख लेते हैं पीआईटी। ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स इसी कहा जाता है। ठीक है, तो वित्तीय अधिनियम 2020 ने व्यक्तियों और सहकारी समितियों को रियायती दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया है, यदि उनके पास निर्दिष्ट छूट और प्रोत्साहन का लाभ नहीं है। ठीक है, 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर राशि 23.37 लाख करोड़ थी, जो 2022-23 में 19.72 लाख करोड़ से 18.5% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें से सकल पीआईटी और एसटीटी प्राप्तियां 12.01 लाख करोड़ थी, जो 17 से 31 मार्च के बीच लगभग 76,000 करोड़ का बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि पीआईटी क्या होता है। तो अ पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न शोज ऑन एनुअल बेसिस द इनकम अर्न्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन इफ द appropriate tax were paid on the incomes earned during the year। ठीक है, अब उसके बाद राइटर क्या कहते हैं इस आर्टिकल में, तो रिफंड से पहले जो है, मतलब कि अब जो है आने वाले समय में इनकम टैक्स रिटर्न फेल होगा, उसी की बात की जा रही है। तो रिफंड से पहले 2023-24 में सकल पीआईटी और एसटीटी संग्रह 24.3% बढ़ गया, जबकि सकल कॉर्पोरेट कर जो है वो 13.06% बढ़ा है। हालांकि रिफंड के समायोजन के बाद कॉर्पोरेट कर प्राप्तियों में 2022-23 के आंकड़ों की तुलना में केवल 10.26% की वृद्धि देखी गई। दूसरी ओर शुद्ध पीआईटी और एसटीटी प्राप्तियां 25.33% बढ़ी है, जो कॉर्पोरेट करों की वृद्धि की तुलना में लगभग 2.5 गुना है। तो 23-24 के केंद्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर राजस्व के लिए बजट अनुमान जो था 18.23 लाख करोड़ था और प्राप्त कितना हुआ, तो 19.58 लाख। ठीक है, और वर्तमान में संशोधित अनुमान जो है 19.45, यहाँ पे 19.58 लाख करोड़ अभी आया है। ठीक है, तो मंत्रालय ने कहा है कि अंतिम प्रत्यक्ष कर संग्रह बीड से 7.40% और इसी में वित्त मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि 2023-24 में टैक्स रिफंड पिछले वित्तीय वर्ष में जारी किए गए टैक्स रिफंड से 3.09 लाख करोड़ से, मतलब कि 22.74% बढ़कर 3.79 लाख करोड़ हो गया। मतलब कि इस बार रिटर्न भी ज्यादा देना होगा सरकार को। ठीक है, क्योंकि टैक्स ज्यादा भरा गया है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स के बारे में जाना, क्योंकि आज जो न्यूज आया था कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है उम्मीद से ज्यादा बढ़ गया इस बार 2023-24 में। ठीक है, उसके लाभ को भी हम लोगों ने देखा, हर एक टर्म को अच्छे तरीके से विस्तार से देखा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें भी ये भी जो आर्टिकल है ये भी इकोनॉमिक से ही रिलेटेड है। इसमें कहा जा रहा है मेनली
कि जितने भी घरेलू बचत है उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। उसे क्या कारण है, यहाँ पे जो है 4 फिगर दिए गए हैं, इन सभी को हम लोग अच्छे तरीके से तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो भारत में हालिया बहस का केंद्र बन रही है कि घरेलू बचत में लगातार गिरावट देखी जा रही है। घरेलू बचत में गिरावट जो है वो शुद्ध वित्तीय बचत में भारी कमी के कारण आई है, क्योंकि घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 4 दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, इसका मुख्य कारण माना जा रहा है शुद्ध वित्तीय बचत। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फिगर में हम लोग देख सकते हैं, इसमें एक्सप्लेन किया गया है घरेलू बचत, भौतिक बचत और सोना तथा शुद्ध वित्तीय बचत में व्यापक रुझान को दर्शाता है। जो 2022-23 में घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत में तेज कमी, भौतिक बचत में मामूली सुधार के बावजूद घरेलू बचत में समग्र गिरावट से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे यही चीजों को यहाँ पे विस्तार से दिखाया गया है। हाउस होल्ड सेविंग्स, फिजिकल सेविंग्स एंड फाइनेंशियल सेविंग एज अ शेयर ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब देख लेते हैं कम वित्तीय बचत की व्याख्या यहाँ पे की जाती है कि परिवार की शुद्ध वित्तीय बचत उसकी सकल वित्तीय बचत और उधार के बीच का अंतर है। ये ध्यान रखिएगा, परिवार की जो शुद्ध वित्तीय बचत होती है ये क्या होती है, तो उसकी सकल वित्तीय बचत और उधार के बीच का अंतर होता है। ठीक है, तो किसी परिवार की सकल वित्तीय बचत वह सीमा है जिस तक एक अवधि के दौरान उसकी वित्तीय परिसंपत्तियां बदलती है। परिवारों की वित्तीय परिसंपत्तियों में आमतौर पर बैंक जमा, मुद्रा और म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड आदि में वित्तीय निवेश शामिल होता है। ये सारे जो है परिवारों के हर एक फैमिली का वित्तीय संपत्ति होता है। हालांकि घरेलू उधार में गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों और आवास निगमों से ऋण शामिल होता है। उधार के बड़े हिस्से के रूप में वाणिज्यिक बैंकों से ऋण भी शामिल है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर कम से कम 3 अलग अलग कारक हैं जो संभावित रूप से घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत में कमी ला सकते हैं। सबसे पहला जो है, परिवार आमतौर पर अपने अतिरिक्त उपभोग व्यय को अपनी उधारी बढ़ाकर या फिर अपनी सकल वित्तीय बचत को कम कर कर, ठीक है, यहाँ पे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उपभोग व्यय को पूरा करने के लिए जो है उधारी लेता है। ठीक है, या फिर अपनी बचत को कम करता है, जिसके कारण जो है यहाँ पे लगातार जो है हर एक घरेलू बचत में गिरावट आ रही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कहा जाता है, जब परिवार अपनी उधारी बढ़ाकर या अपनी सकल वित्तीय बचत को कम करके उच्च मूर्ति निवेश का वित्त पोषण करता है, इस मामले में शुद्ध वित्तीय बचत में कमी निवेश चैनल के माध्यम से कुल मांग और आउटपुट को भी उत्तेजित करती है, उसको भी बढ़ा देती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या कहा जाता है, जिसके कारण घरेलू बचत में गिरावट आ रही है, तो जब उच्च ब्याज दरों के कारण किसी परिवार का ब्याज भुगतान बढ़ जाता है तो परिवार उधार लेता है या फिर घटती सकल वित्तीय बचत के माध्यम से बढ़े हुए बोझ को पूरा कर सकता है, जिससे कि शुद्ध वित्तीय बचत में कमी आ जाती है। ठीक है, यही 3 कारण थे जिसके कारण शुद्ध वित्तीय बचत में कमी आती है। उसी कारण जो है घरेलू बचत में लगातार गिरावट आ रही है। दूसरा फिगर जो है यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें आय अनुपात में घरेलू उधार, आय अनुपात में ऋण और घरेलू भौतिक बचत और सकल वित्तीय बचत के बीच अनुपात को दर्शाया गया है इस फिगर में। ठीक है, हर एक चीज को अलग अलग दर्शाया गया है, जैसे इसमें कर्ज, डेट, उसके बाद सेविंग इन फिजिकल एसेट, चेंज इन फाइनेंशियल एसेट, उसके बाद चेंज इन लायबिलिटी, हर एक चीज को यहाँ पे तीनों चीजों को इस फिगर में दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद है अधिक ऋण भार का निहितार्थ। घरेलू ऋण बोझ में वृद्धि से बृहद अर्थव्यवस्था के लिए 2 चिंताएं पैदा हो रही है। पहली चिंता जो है कर चुकाने और वित्तीय कमजोरी को लेकर है, क्योंकि पुनर्भुगतान क्षमता आय प्रवाह पर निर्भर करता है। इसलिए किसी परिवार की ऋण अस्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रमुख मानदंड ब्याज दर और आय वृद्धि दर के बीच में अंतर है। ठीक है, और दूसरा जो है परिवार से ब्याज भुगतान वित्तीय क्षेत्र की ब्याज आय है। ठीक है, यदि परिवार अपनी ऋण चुकौती प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो इससे वित्तीय क्षेत्र की आय कम हो जाती है और उनकी बैलेंस शीट खराब हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यही बात कहा जाता है कि गैर वित्तीय क्षेत्र में अपने ऋण वितरण को कम करने के प्रतिक्रिया देता है। यहाँ पे तीसरे फिगर में क्या दर्शाया गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की भारित औसत उधार दर जो है और सकल राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर के बीच में अंतर देखा गया है। जैसे कि 2023-24 की बात अगर कर लें तो जो ऊपर जा रहा है इसका एवरेज वेटेज ऑफ लेंडिंग रेट है। ठीक है, कितना उधार लिया, अगर उधार ज्यादा लेगा तो यहाँ पे GNI ग्रॉस नेट इनकम जो है वो कम हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे फिगर में देखा है। ठीक है, तो घरेलू ऋण बोझ में वृद्धि से बृहद
अर्थव्यवस्थाओं के लिए दो चिंताएं हैं, उसमें दूसरी चिंता क्या है, तो उपभोग मांग पर प्रभाव से संबंधित है। ठीक है, जिसमें प्रयोज्य आय के अलावा परिवार का उपभोग व्यय उनकी संपत्ति, ऋण और ब्याज दर से प्रभावित होता है। ठीक है, मेनली जो परिवार की बचत कम हो जाती है, उसी कारण जो है घरेलू बचत में लगातार गिरावट आ रही है। ठीक है, तो व्यापक आर्थिक निहितार्थ क्या है, तो आर्थिक विकास की स्थिरता के लिए बचत के स्तर में गिरावट के बावजूद बैलेंस शीट के परिसंपत्ति पक्ष में संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ परिवारों द्वारा चक्रीय उत्तोलन के निहितार्थ चिंताजनक है। सबसे पहले यह देखते हुए कि यह ध्यान रखिएगा, डिस्पोजेबल आय के लिए देनदारी के प्रभाव, वह धनराशि जो किसी व्यक्ति या परिवार ने अपने करों का भुगतान करने के बाद छोड़ी है, यह आय का वह हिस्सा है जिसे भोजन और किराए जैसी आवश्यकताओं पर खर्च किया जाता है। लोग विवेकाधीन वस्तुओं, अवकाश गतिविधियों और निवेश के भुगतान के लिए भी डिस्पोजेबल आय का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये था डिस्पोजेबल आय। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि डिस्पोजेबल आय के लिए देनदारी के प्रवाह जो है वो संकेतक और निवल मूल्य के लिए ऋण के स्टॉक संकेतक दोनों एक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, जिसके कारण जो है परिवारों को असुरक्षित बना देता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहा जाता है कि व्यापक आर्थिक उत्पादन और रोजगार को कम करने के मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए उच्च ब्याज दर का नीति जो है वो परिवारों को उनकी बैलेंस शीट में ऋण के बढ़ते स्तर के साथ छोड़ देता है और संभावित रूप से परिवार को ऋण जाल में ढकेल सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, ऋण के बोझ पर उच्च ब्याज दर का प्रभाव जो है परिवारों की खपत पर हो जाता है। ठीक है, वो खर्च ही नहीं कर पाते क्योंकि उन पर ऋण का अतिरिक्त बोझ पड़ता है और उसी के परिणाम स्वरूप कुल मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो है मार्केट से डिमांड घट जाता है और हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो प्रभावित हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, द चैलेंजेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा की चुनौतियां। तो इसमें मेनली जो कहा जाता है एग्जामिनिंग सोलर पार्क, यहाँ पे जितने भी सोलर पार्क लगाए गए हैं, खासकर यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, राजस्थान और कर्नाटका का। ठीक है, तो राजस्थान का एक क्षेत्र है वाडला और कर्नाटका का एक क्षेत्र है पावागढ़। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र में सोलर पार्क लगाए गए हैं जहां पे बहुत से स्थानीय स्तर पे समस्याएं आ रही है किसानों को। हर एक चीज को हम लोग इसको विस्तार से देख लेते हैं। तो अगले 2 साल हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे सिंपली कहा जाता है जो हमें एवरेज टेम्परेचर सीमित करने की बात की गई थी सस्टेनेबल गोल के लिए। ठीक है, तो 2030 आने वाला है लेकिन हम लोग जो है अपने टारगेट को अचीव करने में सफल नहीं हो पाए, उसी की बात की गई है। यहाँ पे सीरियसली हमें कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे कि हम अपने एवरेज टेम्परेचर को कम रख पाएं 2030 तक। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 प्रकार के मुख्यतः जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जियो थर्मल एनर्जी हो गया और बायोमास हो गया। ठीक है, मुख्यतः जो है यही 5 रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, लगातार जल स्तर घटता जा रहा है, पानी की कमी देखी जा रही है हर एक क्षेत्रों में, और अन्य पर्यावरणीय मुद्दे विकास हासिल करने के लिए रोजगार बढ़ाने और गरीबी और असमानता को कम करने की आवश्यकता के संदर्भ में लगातार जो है हम लोग न्यूज में देख रहे हैं। फिर भी जो है विकास, स्थिरता और जलवायु परिवर्तन समन के मार्गों के बीच संबंध अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अच्छी तरह से संतुलन नहीं बैठा पा रहे हैं। जो वर्तमान की समस्याएं हैं और आने वाली समस्याएं हैं, अगर हम समाधान भी करना चाहते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग फ्यूचर में समस्या और ज़्यादा बढ़ा दें। ठीक है, बहुत से जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर डेवलपिंग कंट्री हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत से कार्य कर रहे हैं। वहीं डेवलप्ड कंट्री जो है बहुत अव्यवहारिक तरीके से ऑलरेडी जो है फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग किए हैं, लेकिन अभी भी जो है वो इसके समाधान के लिए बड़े कदम नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, तो विकास के हमारे मौजूदा मॉडल जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को बढ़ा रहे हैं जो सस्टेनेबल कहीं से भी नहीं है। ठीक है, टिकाऊ नहीं है। हालांकि भारत का जो लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है, शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हासिल करना है, जिसका मुख्य कारण बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा, उसी के लिए जो है हम लोग बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव ला रहे हैं, लेकिन विकासात्मक या फिर स्थिरता परिणामों पर इस तरह के बदलाव के निहितार्थ स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी स्पष्ट नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुख्य चैलेंजेस जो होते हैं ये देख सकते हैं खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे कि पावर क्वालिटी हो गया, फोरकास्टिंग, पावर जनरेशन हो गया, कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद लगातार जो है पावर का वेरिएशन देखा जाता है,
उसके बाद हर एक जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी सही तरीके से उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी का लोकेशन भी प्रभावित करता है। उसके बाद स्पीड ऑफ वेरिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आउटपुट, ठीक है। जहाँ पे भी, जैसे कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा सूरज जो है अपना प्रकाश देता है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। वहीं अगर दूसरे क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो वहाँ पे कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उसी की बात की जा रही है। तो ये जो है कुछ मुख्य चैलेंजेज हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इस जो आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस किया गया है इसमें मुख्यतः कौन से चैलेंज बताए गए हैं। जैसे सोलर पार्क्स की यहाँ पे बहुत बड़ी चैलेंज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो बड़े पैमाने पर सौर पार्कों का उदाहरण लें, जो भारत की समन रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ है। हमारे पास सौर पार्कों के तहत 214 वर्ग किलोमीटर भूमि है, लेकिन कुछ अध्ययन का अनुमान है कि हमें अपने नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग अभी वर्तमान समय में जो हमारा अभी सोलर पार्क है मात्र 214 वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। लेकिन अगर हमें 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन तक पहुंचना है तो हमें कम से कम 50,000 से 75,000 वर्ग किलोमीटर तक जो है अपने सौर पार्कों को, सोलर पार्कों को बनाने की आवश्यकता है, जो तमिलनाडु के आकार का लगभग आधा है, ठीक है। उतना ज़्यादा हमें सोलर पार्क की आवश्यकता है, तभी जाकर हम लोग 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पे तो स्थानीय स्तर पे बात किया जा रहा है, भारत के दो सबसे बड़े सौर पार्क राजस्थान के भादला और कर्नाटका के पावागढ़ के पास के गांव में किसान अलग अलग अनुभव बताते हैं। भादला में किसानों ने ओरांस नामक पवित्र आम भूमि खो दी है और चरवाहों को घटती चारागाह भूमि का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कुछ लोगों को अपने पशुधन को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस तरह के नुकसान के कारण वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के तहत सामान्य भूमि को मान्यता देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर पावागढ़, जो कि कर्नाटका में है, वहां पे भी कई किसान और पार्कों के लिए भूमि पट्टे पर देने के मामले के लिए स्थिर वार्षिक आय से संतुष्ट थे, परंतु अभी समस्या आए हैं। यह भूमि जो है सूखाग्रस्त थी और इससे महत्वपूर्ण कृषि आय नहीं होती थी। फिर भी जो है जल सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पे गंभीर हो गया है और बड़े और छोटे भूमि मालिकों के बीच आर्थिक असमानता इस क्षेत्र की मुख्य चुनौती बनती जा रही है, ठीक है। तो और अन्य चुनौतियां क्या क्या है, तो अधिक क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर पे सौर पार्क आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जैसे सौर पैनल को उनकी नियमित सफाई के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और भी जो अन्य चुनौतियां हैं खास के सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए, तो फिर भी सौर पार्कों के लिए उपलब्ध भूमि के लिए हमारे वर्तमान राष्ट्रीय स्तर के अनुपालन में आसपास के जल स्रोत की उपलब्धता शामिल अभी भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह सौर पार्कों के लिए आवश्यक भूमि अन्य उत्पादक गतिविधियों, कृषि और संबंधित आजीविका के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जिससे कि खाद्य सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बड़े पैमाने पे सौर पार्कों के निर्माण से जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सभी संसाधन आवश्यकताएं और आजीविका और जैव विविधता पर प्रभाव जो है अन्य उभरती निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी की व्यवहारता और आर्थिक व्यवहारता और बदलती जलवायु के संबंध में अनिश्चितता के अधीन है, ठीक है। ये जो है कुछ समस्याएं ध्यान रखेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, रेगिस्तान जैसी खुली प्राकृतिक प्रणालियां आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती है, जो अगर परेशान होती है, जिसमें अगर समस्या होती है तो पारिस्थितिकी क्षति का कारण बनेगी और यहां तक कि जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देगा। अब देख लेते हैं इसके समाधान। कुछ समाधान बताए गए हैं राइटर के द्वारा, जैसे कि जरूरी नहीं कि पार्कों का स्वामित्व राज्य या निजी कंपनियों के पास हो। सामुदायिक पहल जो है वो समुदायों के लिए राजस्व उत्पन्न करने, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और कौशल बढ़ाने, आय में सुधार करने, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने और ऊर्जा पहुंच में सुधार करने में मदद कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्थानीय लोगों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। सौर और पवन पार्क विकास को पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन से छूट दी गई है, तो प्रतिकूल सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों को सीमित करने के लिए कानूनी और नियामक वास्तुकला को संशोधित और मजबूत किया जाना चाहिए। उसके बाद छोटे और मध्यम भूमि मालिकों पर प्रभाव के संदर्भ में जहां निजी भूमि का उपयोग किया जा रहा है, उनकी भूमि को पट्टे पर देने वालों को उचित मूल्य या फिर भुगतान किया गया है या नहीं, इसकी निगरानी करने के लिए कोई भी तंत्र नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक तंत्र बनाने की बात की जा रही है। योजना और स्थान निर्धारण प्रक्रियाओं में स्थानीय शासन इकाइयों को शामिल करने से स्थानीय विकासात्मक उद्देश्यों को सौर पार्क विकास के साथ संरेखित करने का अवसर मिल सकता है। इससे स्थानीय लोगों का भी विकास हो सकता है, वहाँ पे रोजगार भी बढ़ सकता है और भी नए नए तकनीक सीखे जा सकते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, ठीक है। उसी में आगे कहा जाता है कि बंजर भूमि वर्गीकरण में महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है।
जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैं उसके तहत कॉमन्स की मान्यता, कॉमन्स पर निर्भर समुदाय मतलब कि जितने भी आम लोग हैं उन समुदायों को भूमि स्वामित्व प्रदान करके पर्यावरण और इक्विटी परिणामों को बेहतर करने में मदद मिलेगी। यदि ऐसी भूमि को सौर पार्कों के लिए पट्टे पर दिया जाता है या अधिग्रहित किया जाता है तो सौर पार्क विकास निगमों को परियोजना शुरू करने के लिए यहाँ पे ग्राम सभा जैसी स्थानीय शासन इकाइयों के साथ जुड़ना होगा। उसके अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात की जा रही है कि अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और एग्री वोल्टिक्स के साथ प्रयोग करना नवीकरणीय ऊर्जा के सतत विकास के बारे में सोचने का एक और तरीका है। ठीक है, तो एग्री वोल्टिक्स सौर ऊर्जा को कृषि के साथ जोड़ता है, ऊर्जा बनाता है और पैनल के नीचे और बीच में फसलों और चारागाहों और देसी आवासों के लिए जगह प्रदान करता है। इस प्रकार किसान जो है ऊर्जा के उपभोक्ता, उत्पादक और उपभोक्ता होते हुए भी फसलें उगा सकते हैं। मतलब कि प्रोज्यूमर्स, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि किसान को बढ़ावा देने के लिए बात की जा रही है। एक अलग दृष्टिकोण रखा गया है राइटर के द्वारा। तो यहाँ पे आगे का रास्ता में राइटर के द्वारा कहा जाता है कि हम दूसरी हरित क्रांति में हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में कि पहली हरित क्रांति कब हुई थी, दूसरी हरित क्रांति कब हुई थी, ये दोनों डेटा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरी हरित क्रांति में मुख्य लक्ष्य रखा गया है ऊर्जा का, कैसे हम लोग नए नए एनर्जी सोर्सेज उपलब्ध कराएं। तो हमारे पास इस क्रांति के अनपेक्षित परिणामों का अनुमान लगाने और स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन और विकास संबंधी परिणामों के बीच तालमेल को अधिकतम करने के लिए अपनी तकनीकी, आर्थिक और संस्थागत संरचनाओं को संरेखित करने का अवसर है। इसलिए अभी सही तरीके से हमें समाधान करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को और बेहतर कर सके, स्थानीय लोगों के साथ जोड़ सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें जो है एक यूनिक आईडी बनाने की बात की जा रही है, खास के जितने भी ऑर्गेन डोनर हैं, चाहे वो डोनर हो या फिर एक्सेप्टर हो, दोनों को जो है ये यूनिक आईडी बनानी होगी। ठीक है, एक्सेप्टर या रेसिपेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो अंग प्रत्यारोपण के सभी मामले चाहे जीवित या फिर मृत दाता से हो, दाता और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए एक अद्वितीय राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, इसी को कहा जाता है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी को सिंपली कहा जाता है नोटो आईडी। ठीक है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो आवंटित करने की बात की गई है। तो इसे अस्पताल द्वारा नोटो वेबसाइट पे जनरेट किया जा सकेगा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंगों, विशेष रूप से विदेशी नागरिकों से जुड़े वाणिज्यिक लेन देन को खत्म करने का निर्देश दिया है। ठीक है, जिससे कि जो ऑर्गेन का अवैध तस्करी होता है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसी में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जारी नवीनतम आदेश कदाचार की रिपोर्ट और देश में विदेशियों से संबंधित अंग प्रत्यारोपण की संख्या में भी वृद्धि के बाद आया है। इससे स्थानीय अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रत्यारोपणों की कड़ी निगरानी का भी आह्वान किया गया है। ठीक है, इससे जो है मेनली ऑर्गेन का अवैध जो स्मगलिंग होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। नोटो आईडी। ठीक है, इस महीने की शुरुआत में मंत्रालय ने कहा है कि मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अनुसार नियुक्त राज्य के उपयुक्त पदाधिकारी को राज्य में विदेशी नागरिकों के संबंध में किसी भी शिकायत के अलावा प्रत्यारोपण की जांच करनी चाहिए। तो अधिनियम के किसी भी प्रावधान या फिर नियम का उल्लंघन होने पर जब भी ऐसा उल्लंघन सामने आए उचित कार्रवाई की जाएगी। तो मृत दाता प्रत्यारोपण के मामले में अंगों के आवंटन पर विचार करने के लिए नोटो आईडी अनिवार्य है। जीवित दाता प्रत्यारोपण के मामले में यह आईडी भी जल्द से जल्द प्रत्यारोपण सर्जरी को होने के अधिकतम 48 घंटे के भीतर उत्पन्न की जाएगी। ठीक है, ये जो है बनाया जा रहा है मेनली जो है ऑर्गन का जो अवैध तस्करी होता है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो नियमित निरीक्षण भी की जाएगी। ये याद रखिएगा, थोटा एक्ट उसी को कहा जाता है द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट। ठीक है, जो कि 1994 का है। तो मंत्रालय ने उपयुक्त राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्यारोपण पुनर्प्राप्ति के लिए पंजीकृत अस्पताल के नियमित निरीक्षण की एक प्रणाली तैयार की है और प्रत्यारोपण की गुणवत्ता, दाता और प्राप्तकर्ता के पोस्ट ऑब्जर्वेटिव फॉलोअप पर साइट पर निगरानी करने का भी आह्वान किया है। थोटा 1994, इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। इससे नियमों के लिए किसी भी उल्लंघन की जांच की जानी चाहिए और यदि अस्पताल अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उचित कार्रवाई में अंग प्रत्यारोपण करने के लिए पंजीकरण को रद्द किया जाएगा। यह जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंगों में व्यावसायिक लेन देन को खत्म करने का भी निर्देश दिया। इसी के लिए जो मेनली ये कदम उठाया गया है एक यूनिक आईडी बनाने के लिए।
ठीक है, चाहे वो डोनर हो या फिर रिसिप्टर हो। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। ठीक है, तो कैसा लगा आज का डिस्कशन प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।